नाइन्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, आपका एक लेसन है ज्योग्राफी बुक का कंप्लीट करा दिया गया है। आगे जो तीसरा लेसन जो करवाया जा रहा है वो है आपका अपवाह तंत्र। तीसरा लेसन है ज्योग्राफी का, दूसरा नहीं करवाया जा रहा, पहले तीसरा करवाया जाएगा। से बोलते हैं अपवाह तंत्र। भारत की नदियां कहाँ कहाँ, कौन सी नदी कहाँ कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मानसरोवर झील है जो तिब्बत के अंदर है, वहां से एक नदी निकलती है सिंधु अपवाह तंत्र है जो 2880 किलोमीटर बहती है, जम्मू कश्मीर से होती है, पाकिस्तान में बहती है। ये सिंधु अपवाह तंत्र कहते हैं। आपको एक बात ये बता देता हूँ, यहाँ से लेके जो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है इतना, यहाँ पर हिमालय पर्वत छाया हुआ है, हिमालय पर्वतीय स्थल है ये। यहाँ पर हिमालय और सारी हिमालय नदियां हैं वो हिमालय श्रेणी से ही निकलती है, जिसकी हम एक एक की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मानसरोवर से निकलती सिंधु नदी 2880 किलोमीटर बहती है। इसके नीचे 5 नदियां जो सिंधु की सहायक नदियां मानी गई है, 5 नदियां, इसके नाम क्रमवाइज याद होने चाहिए। सबसे पहले झेलम के बाद आएगी चिनाव के बाद आएगी रावी के बाद व्यास और व्यास के बाद सतलुज। ये सारी नदियां है आगे आखिर सिंधु नदी में मिल जाती है। इन्हीं 5 नदियों के कारण एक राज्य का नाम पड़ा पंजाब। ये 5 नदियां पंजाब में बहती है, इसी कारण 5 दरियाओं का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए सिंधु 1960 में भारत और पाक भारत का एक समझौता हुआ था, जिसे जल बंटवारे के नाम से जाना जाता है। 1960 में सिंधु जल समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगर देखा जाए इसमें क्या सिस्टम बनाया गया था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सिंधु झेलम चिनाव का 100% जो पानी है, 100% पानी में से 80% पानी है उसका प्रयोग है वो पाकिस्तान करेगा। बचा हुआ 20% पानी है वो इंडिया यूज करेगा। तो आपको बता देता हूं, सिंधु झेलम चिनाव का 80% पानी है वो पाकिस्तान काम में लेगा, पाकिस्तान में सिंचाई की जाएगी। और उसके बाद जो 3 नदियां बचती है रावी व्यास तलुज, इन नदियों का 80% पानी है वो भारत प्रयोग में लेगा और 20% पानी है वो पाकिस्तान प्रयोग करेगा। इस प्रकार ये समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से जाना जाता है। ये 1960 के अंदर हुआ था। इसके बाद अगर बात की जाए, यहीं से ही मानसरोवर जो तिब्बत का क्षेत्र है वहां से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया के अंदर। लेकिन यहां से जब ये नदी निकलती है तो इसे सांपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के अंदर यह नदी 2900 किलोमीटर की दूरी है वो कुल तय करती है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया के अंदर प्रवेश करती है और बांग्लादेश में बहती है। तो इसे इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन तिब्बत के अंदर इसे सांपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। 915 किलोमीटर की कुल दूरी है वो ये नदी तय करती है। और यहां से आते हुई ये नदी है बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम है, सबसे पहले सांगपो, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा जमुना। तो ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर बहती है और इसकी चौड़ाई है वो भारत में गंगा नदी से ज्यादा इसकी चौड़ाई मानी गई है। लेकिन भारत की जो सबसे प्रमुख नदी है वो गंगा ही है। अब गंगा नदी की बात की जाए, गंगा है गंगोत्री से गंगा नदी है वो निकलती है। गंगा 2 भागों में निकलती है, वहां से अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों निकलने के बाद आगे मैदान में जब मिलती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा इसका नाम है वो पड़ जाता है। तो गंगा नदी भारत के अंदर 2525 किलोमीटर बहती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है
गंगा नदी भारत के अंदर 2525 किलोमीटर बहती है। और ये नदी है, ये भी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और झारखंड आदि राज्यों के अंदर ये नदी है, ये बहती है। अब इस नदी की एक सहायक नदी है जो यहीं से, इसके पास से भी निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, इसे यमुना कहा जाता है। तो यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकलती है और ये प्रयाग इलाहाबाद के अंदर, प्रयाग जो इलाहाबाद का क्षेत्र है उसमें मिल जाती है और समाहित हो जाती है। ये नदी 1310 किलोमीटर है, ये कुल बहती। ये नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा एक दूसरे पर डिवाइड करने का काम है, ये नदी करती है अपनी। आगे देखा जाए तो सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां वो आपको बता देता हूं। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे घाघरा है, गंडक है, कोसी है, दामोदर है। ये नदियां सारी हिमालय क्षेत्र से निकल के गंगा नदी में समाहित हो जाती है। इसके बाद गंगा की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकंटक नाम की एक पहाड़ी है, वहां से एक नदी निकलती है, सोन नदी भी गंगा के अंदर समाहित हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत की कौन सी नदी ऐसी नदी है जो गंगा में समाहित होती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली सोन नदी है, वो गंगा में समाहित हो जाती है। इस प्रकार गंगा नदी है, गंगा के अंदर यमुना के अंदर भी दो नदियां मिलती है, जैसे चंबल और बेतवा दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। लेकिन यमुना है वो गंगा में समाहित हो जाती है इलाहाबाद प्रयाग के अंदर। अब ये नदी गंगा है, जो गंगा बहती हुई जब ये नदी बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो गंगा को बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहा जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोनों नदियां जब मिलती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जब मिलती है तो इनका नाम मेघना पड़ जाता है। बांग्लादेश के अंदर दोनों को मिलने के बाद मेघना पड़ जाता है। कहने का अर्थ है गंगा को बांग्लादेश के अंदर पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है। लेकिन दोनों का संगम होने पर इन दोनों का नाम मेघना रखा जाता है, मेघना। और ये नदी यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। जो बॉर्डर है यहाँ पर ये पानी अपना गिराती है और डेल्टाओं का निर्माण करती है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर सुंदरी नाम का एक कल्प वृक्ष भी पाया जाता है और यहाँ पर मैग्रोवन भी पाई जाती है यहाँ पर। तो इस प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद अंतर इस प्रकार से बनाया गया है। इसके बाद सतलुज से भी आपको बताया था मैंने, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। सतलुज से भी एक नहर निकाली गई है, राज कनाल, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर मानी गई है ये। इसके बाद बात की जाए, एक अजमेर के नाग की पहाड़ी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अजमेर के नाग की पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, जो अरब सागर में नहीं अपनी विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन में जाके गुजरात के पास अपना पानी क्या हो जाती है, नदी विलुप्त हो जाती है। इसे लूनी नदी कहते हैं। इसका पानी है और नमक जैसा होता है। इसके बाद अगर बात की जाए, हमने सिंधु पर बात की, गंगा नदी पर बात की। अब अगर हम आते हैं अमरकंटक नामक स्थान पे आ जाते हैं। अमरकंटक स्थान है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। अमरकंटक की पहाड़ी से तीन नदियां बहती है और तीनों नदियां अलग अलग दिशाओं में जाती है। ये सबसे बड़ी एक बड़ी बात है। अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नर्मदा, जो नदी है 1290 किलोमीटर चल के अरब सागर में गिर जाती है। और एक नदी है वो है महानदी 860 किलोमीटर तय करते हुए दूरी ये नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में पानी गिरा देती है। और एक नदी है जो सोन नदी, वो गंगा में समाहित हो जाती है।
तो उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध माना, सबसे ऊंचा बांध नागल बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो उड़ीसा के अंदर है। और यहीं पर ही एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जहां पर सुंदरी नाम के वृक्ष भी पाए जाते हैं, सफेद चिट्टे भी पाए जाते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसे माना गया है। अब बात की जाए, जो नर्मदा नदी बहती है और ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है, तो यहाँ क्या है, ताप्ती और नर्मदा नदी है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है। तो यहाँ पर एक सतपुड़ा, ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और इधर से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, इधर बीच में एक पर्वत श्रृंखला और है, उसका नाम है सतपुड़ा, और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ताप्ती नदी निकलती है। तो दो ही ऐसी नदी है जो अरब सागर के अंदर, प्रायद्वीपीय दो ही नदियां ऐसी है जो अरब सागर के अंदर अपना पानी है वो डालती है, पानी है वो गिराती है। तो कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के बीच में घाट का निर्माण, एक तरफ सतपुड़ा पर्वत, एक तरफ विंध्याचल पर्वत के दोनों बीच से निकलते काटते हुए। इस प्रकार ये बात की जाए तो अमरकंटक से ये, इसके बाद उसके नीचे आके देखेंगे तो एक नासिक, जो महाराष्ट्र नासिक है, देखिए इधर महाराष्ट्र नासिक है, वहां से एक नदी निकलती है गोदावरी नदी निकलती है, जो 1500 किलोमीटर बहती है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। यह नदी गोदावरी नदी है, ये अपना 1500 किलोमीटर बहने के बाद अपना पानी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद 1400 किलोमीटर बहने वाली एक नदी है जो कर्नाटक से निकलती है, और ये नदी कृष्णा नदी है, 1400 किलोमीटर बहती है। इसके बाद नीचे एक नदी देखी जाए, ये भी कर्नाटक से निकलती है और बाद में तमिलनाडु में बहती हुई, जिसका नाम है कावेरी, जो 760 किलोमीटर बहती है, 760 किलोमीटर। और शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसके ऊपर बनाया गया है, जो डैम है शिव समुद्रम, वो भी इसके ऊपर बनाया गया है। और जो कृष्णा नदी है वो भी अपना जल है वो कहाँ गिराती है, सारा का सारा पानी है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इस प्रकार भारत के जो प्रमुख नदी तंत्र है वो मैंने आपको बताया है, आप बना के कोशिश करेंगे तभी आएगा। ये सारा का सारा मैप के जरिए 9th क्लास के विद्यार्थी सोल्व करेंगे। मैप घर पे भर के देखिए, मैप के अंदर दर्शाइए ये सारी नदियां, और एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर भी नदी वाला मैप दिया हुआ है। अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन या हेल्प बुक है उसकी भी सहायता ले सकते हो। तो मैप के जरिए आपको ये मैंने बता दिया, सारा आपको समझ आया होगा। इस प्रकार ये प्रमुख नदी तंत्र है भारत का वो बता दिया। एक और हिमालय नदियां 12 होती है, क्या होती है, 12, यानी 12 बहती है, 12 मास तक बहती है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये 12 नहीं होती, इनका एक टाइम होता है, इसकी लंबाई कम होती है, चट्टानी होने के कारण भूमि ये लंबी नहीं बहती है, ये 12 नहीं होती, ये कुछ साल के कुछ ही महीनों में बहती है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये बहती है। तो गंगा की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, कोसी, दामोदर, ये गंगा की सहायक नदियां सोन है, बेतवा, चंबल। यमुना की सहायक नदी यमुना है वो गंगा में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ये मैप है, आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और इसको करेंगे सभी विद्यार्थी। 9th क्लास का SW आज का यही रहेगा। मैप बना के देखेंगे सभी विद्यार्थी, प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी के पास मैप है नहीं तो मैप की प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी विद्यार्थी। मैप की प्रैक्टिस करोगे तो मैप बनाना भी आपको आ जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को मैप बनाना भी सभी स्टूडेंट्स को आ जाएगा। मैप बनाने में इतनी ज्यादा कलाकारी नहीं होती है, कोई विद्यार्थी वो मैप का निर्माण है वो कर सकता है। तो मैप बना के आप सारा कार्य ये कर सकते हो। तो धन्यवाद, आशा करता हूँ ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स को समझ आए और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।